बेटा आज का टारगेट सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझना है। और अगर ये हमारा आपको समझ आ गया तो इसके बाद हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो इस नाम से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको कर टारगेट करेंगे। दिस मच ओनली बेटा, आज के लिए इतना ही टारगेट है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझो। आप लोग की एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में एक टेबल दिया है, टेबल नंबर 1.3। आप कभी टाइम मिले तो एनसीईआरटी खोलना और टेबल नंबर 1.3 में आप एक बार ग्रेविटेशन एज ए यूनिवर्सल फोर्स को स्टडी करना। एक तरह से आपको लिंक्ड असाइनमेंट में दे रहा हूँ। वहां पे कुछ बातें लिखी होंगी कि ग्रेविटेशन फोर्स वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस में एक आता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स एज ए एट्रीब्यूट बताता हूँ, फिर हम धीरे धीरे समझेंगे। ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर आता है, मतलब यही सारे फोर्सेस का कॉज बनेगा एक तरीके से। जैसे चार बेसिक फोर्सेस से ही सारे फोर्सेस बनते हैं, उसी तरह से वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस इज ग्रेविटेशन। बट व्हाट काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस? वीकेस्ट इन नेचर, ये सबसे वीक होता है बेटा। आप आगे चल के देखोगे, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो कई जगह में दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर दूंगा जब मैं उनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डील कर रहा हूं। तो वीकेस्ट फोर्स, ये लाइन आपको याद रखनी है और हम इसको लॉजिक वाइज यूज भी करेंगे। अब देखो, जब भी तुमको ये बच्चों वाला लॉ पढ़ाया जाता है कि ये मास है, ये होता है लॉ m1, और उससे दूरी पे एक ब्लॉक है m2, जिनकी बीच की दूरी r है। इनके बीच में जो फोर्स का अमाउंट है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। बेटा दुनिया में किसी भी बॉडी पे सिंगल फोर्स नहीं लगता। m2 पे अगर फोर्स इधर लगेगा तो उतने ही अमाउंट का फोर्स m1 पे इधर लगेगा, सेम अमाउंट। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी इसके बीच में आने वाली किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये दुनिया में हर जगह सेम रहेगा। मतलब आप इन दो मासेस को लेके चांद में चले जाओ, पानी के अंदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यूनिवर्सल वर्ड का मतलब क्या है? यूनिवर्सल वर्ड का मतलब है कि बीच में आने वाले मीडियम पे फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। बेटा आपने इस चीज को ऑब्जर्व करके देखो, आपको वो चीज स्ट्राइक करेगी कि ये काफी मैग्नीट्यूड में छोटा है, तो वीकेस्ट इन नेचर रहेगा ये। मतलब अगर मैं बोलूं आपके और आपके दोस्त के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तुम अपना मास लेके उसका मास लेके अपने बीच के किसी भी रैंडम डिस्टेंस को लेकर कैलकुलेट करोगे तो फोर्स लगभग जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी। आप चाहे तो पुट करके देख सकते हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इफेक्टिव होने के लिए एटलीस्ट एक बॉडी m1 या m2 में से बड़ी होनी चाहिए। बेटा यह लाइन आपको समझ आ रही है? इतना मास लो कि वो इस नंबर से बड़ा हो पाए मल्टीप्लाई में। ये चीज क्लियर है? आपको जब ये आपको जब ये लॉ पढ़ाया जाता है, आपको जब ये लॉ पढ़ाया जाता है क्लास 9 से लेके, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि m1 m2 पॉइंट मासेस हैं। इसको ऐसे इंपॉर्टेंट करके लिखना।
यहाँ तक समझ आया बेटा? आप ये सारे पॉइंट बेटा प्लीज लिखते रहो। फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द masses। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिया? एक मिनट। आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। और आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना कि F12 मतलब और F21 दोनों एक दूसरे के बराबर तो होंगे मैग्नीट्यूड पे, बट एज ए वेक्टर इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। इन दोनों को देखो, फोर्सेस को ऑब्जर्व करो, यू विल फाइंड कि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, और ये वही मैग्नीट्यूड है F। बेटे दुनिया में सारे फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि M1 को M2 खींच रहा है और M2 M1 को ना खींचे, दोनों ही एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींचेंगे। बेटा आपको ये बात समझ आई? बेटा यस सर। जैसे हो जाए मुझे बताना, हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये चैप्टर काफी सिंपल है, बट ये चैप्टर देखो मैं इसे थोड़ा सा आपको लॉजिक से समझाता हूँ, प्लीज ध्यान देना। आप इसको लिखना कि थ्योरी, आप इसको ऐसे पॉइंट लिखना। बेटा देखो टीचर का मेन काम होता है डायरेक्शन देना। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन will go parallel। बेटा पैरेलल पूरा लिखना, ऐसे एरो मत बनाना। पैरेलल टू थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब 12th क्लास में कुछ पोर्शन हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, आप चाहो तो जो ग्रेविटेशन पढ़ोगे और वो दोनों सेम है, सिर्फ कुछ शब्द बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे। मतलब अभी जो तो बच्चा ग्रेविटेशन पढ़ेगा उसी को 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ आएगा सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप ग्रेविटेशन पे फोकस करोगे आपको बहुत फायदा होगा, इस पॉइंट को याद रखना। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल जी बोलता हूँ ग्रेविटेशन में, हमको एनालॉजी अगर समझनी है, वी हैव टू फोकस ऑन द एनालॉजी कि कैसे ये दोनों चैप्टर सेम हैं। तो आप यहाँ पे कैपिटल जी लिखते हो, यहाँ पे हम आगे चल के ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ऐसा लिखेंगे बेटा। यहाँ पे हम लोग मास लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग चार्ज लिखेंगे। क्या बेटा देख पा रहे हो? तो तुम लॉजिक बताओ, जब तुमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था तो कैसे लिखा था? जी M1 M2। M2/r²। तो यहाँ पे भी फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? F इक्वल टू जी की जगह 1 1/4 पाई। ई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 80-90% थ्योरी तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और ग्रेविटेशन की सेम है। तो बच्चा तुम जिस भी पॉइंट को यहाँ अच्छे से समझे, तुमने 12th क्लास का अपना टाइम बचा लिया। सर इसलिए वहां पर लिख देते हैं। हाँ बेटा इसको के लिखते हैं कई बुक्स में,
देखो 11th-12th में कई सिंबल हम बहुत अलग-अलग जगह यूज़ करेंगे। जब k यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं पे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रिप्रेजेंट करेगा आगे चल के, इसलिए तुम ऐसे समझ लो। इस पेज को नोट करना, बेटा अपनी भाषा में लिख लेना कि आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आप ग्रेविटेशन में ही पढ़ लोगे क्लास 11th में। यानी 12th उसी की मजबूत है जिसकी 11th में ग्रेविटेशन मजबूत है। अच्छी किताबों ने रिपीटिशन से बचाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, हमारे नोट्स में जो चीज़ हम 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ लेंगे, 12th में हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। यही काम एससी वर्मा ने भी किया है। उसने ग्रेविटेशन चैप्टर में जो पढ़ाया है, 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ाया है एंड वाइस वर्सा। क्या आप मेरी बात समझ गए? जी अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को बड़े अच्छे से समझाया यहाँ पे 11th में, तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कुछ के सेक्शन छोड़ दिए हैं क्योंकि वो ग्रेविटेशन में समझा चुका है। तो जो समझदार बच्चा होगा वो डबल-डबल रिपीटिशन नहीं करेगा, वो 11th और 12th एक ही बुक से पढ़े। मेरी बात आप समझ पाए बेटा? आपके नोट्स जितने कम होंगे उतना अच्छा है। आपको सिर्फ सोचो ना सिंबल ही तो रिप्लेस करना है। जहाँ जी लिखा है, वहाँ के लिख देना है। जहाँ मास लिखा है, वहाँ चार्ज लिख देना है। आपका सारा काम बन जाएगा। आगे बढ़े बेटा। ये नोट कर लिया? दिस वाज़ जस्ट अ पॉइंट। बेटा ये बात लिख लिया? यस सर। हाँ बेटा। आगे बढ़ें। अब सबसे पहले फोर्सेस बिटवीन डिस्क्रीट मासेस। ये आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नाम से भी पढ़ाया जाता है। जैसे लाइक मैं अभी हेडिंग डालता हूँ। फोर्सेस बिटवीन, आप पूरा लिखना, फोर्सेस बिटवीन डिस्क्रीट मासेस, या ब्रैकेट में आप लिखना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लिख लोगे बेटा? मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। सर इसी को ही पोजीशन प्रिंसिपल बोलते हैं। सुपरपोजिशन, बेटा सुपरपोजिशन हर चैप्टर में कहीं भी आएगा ना, तो लेमेंस टर्म में सुपरपोजिशन का मतलब होता है दो तीन चीजों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। अगर मैं करंट एक्चुअली में पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा दो बैटरी का रिजल्टेंट करंट कैसे निकालोगे। यहाँ पे जब मैं बोलूंगा तो बस, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो आप ऐसे सोचना वेक्टर सम लेना है। मैं अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन में। मान लो मैं आपको नीट लेवल पे क्वेश्चन कराता हूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है, और देखते हैं। आपको वो 3 मासेस देगा। क्वेश्चन फॉर्म में ही सिखाता हूँ बेटा, बेस्ट रहेगा। एक मास, एक मास और एक और मास। इन तीनों मास को वो लिख देगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स पे हैं बेटा, मतलब ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं जिसकी लेंथ L है, और तीनों का मास ऐसे है, M M M। ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट कर लिया? अब आपसे पूछा जाएगा इस पोजीशन पे, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा। आपको यहाँ इंफॉर्मेशन ऐसे दिया, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अब आपको बच्चों की तरह ये बोलेगा व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी मास, व्हाट इज रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी मास। बेटा नोट कर लिया इस क्वेश्चन को? तो आओ देखते हैं कैसे करें। जैसे मासेस के नाम रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, ताकि मैं बोलूँ तो आप लोग को समझ आए बेटा। बेटा आपको जहाँ भी ना समझ आए प्लीज मुझे रोक के बोलना,
हम लोग स्लो जाएंगे बट सही पढ़ेंगे बेटा। बेटा ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। यह बात आपको समझ आ रही है? और ये एंगल कितना होगा बेटा? 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को भी? अब 1 और 3 के बीच में कितना फोर्स लगेगा? तुम 1 को अलग से बना लो। जब तुम 1 को ड्रॉ करोगे तो 1 पे दो फोर्सेस आपको दिखेंगे। एक इस तरफ लगेगा 3 की वजह से, और एक फोर्स लगेगा 2 की वजह से। क्या यहां तक तुम्हारा दिमाग चल रहा है बेटा? और जी तो अगर मैं फोर्स बिटवीन 1 एंड 3 लिखना चाहूं तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? बेटा F13 का मैग्नीट्यूड और कॉमन सेंस से F21 का या F12 का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। ये बात आपको समझ आ रही है? देख लो बेटा। यस सर। तो आपके ऊपर मैं ऐसे बच्चों वाले तरीके से छोड़ता हूँ कि अगर आपको समझ आ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी, लेट अस से कि इसको हम कैपिटल F बोल रहे हैं, दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड F आ रहा है। सिमेट्री की वजह से दोनों फोर्सेस सेम हैं और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो बेटा आप बच्चे तो हो नहीं, दो फोर्सेस दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा क्या आप बता सकते हो? बेटा बीच में ही आएगा ना। और क्या आपको रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला याद है बेटा? अगर मैं आपको दो वेक्टर दे दूं ए और बी, जैसे मैंने आपको दिया हुआ है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, तो आपको वेक्टर से इतना तो याद होगा कि आर का मैग्नीट्यूड होता था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो नो सर। तो अगर ये रिजल्टेंट है इन दोनों ए और बी का, तो इस ये एंगल तो 60 डिग्री हुआ दोनों के बीच में फोर्सेस के, तो हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू एफ स्क्वायर कॉस 60। बेटा कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आप बताओ? 1/2। कॉस 60 हमारा 1/2 आ जाएगा। तो बेटा क्या आपको r इक्वल टू √3f मिलेगा? देख लो बेटा, 3 3 3 3 मतलब यहाँ से देखो 1 2 3, आपका ये मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट होगा इस लाइन के लॉन्ग, हम आंसर में ये लिखेंगे रिजल्टेंट होगा इस लाइन के लॉन्ग, क्योंकि बेटा दोनों फोर्स इक्वल है तो रिजल्टेंट बीच से ही जाएगा और उसकी वैल्यू √3f होगी। एफ आप निकाल चुके हो, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा r इक्वल टू √3 टाइम्स G/m/L स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको आपको करने के लिए होमवर्क देता हूँ, आप वो लोग करोगे, ठीक है? आपको यही क्वेश्चन इस फॉर्म में करना है कि जब ये सारे मासेस स्क्वायर शेप में हो, यहाँ पे आपको 4 मासेस दिए हैं, सोच समझ के आप करना। मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, क्वेश्चन दिया है सबके मास m है और ये स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर शेप है और साइड लेंथ l है। तो आपको क्वेश्चन में निकालना है रिजल्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट फोर्स बेटा आप निकालना, मैग्नीट्यूड भी निकालना, डायरेक्शन भी निकालना ऑन एनी मास, सब मासेस पे। एनी मास मतलब लाइक मैं आपको दे ही देता हूँ, आपको किस पे निकालना है, आप इसको 1 पे निकाल लेना, 1 के लिए। सबका मैग्नीट्यूड वैसे बराबर आएगा, चाहे 1 पे निकालो, चाहे 2 पे, 3 पे, 4 पे, डायरेक्शन सबका अलग-अलग है, तो 1 पे निकाल लेना। चलो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं कि 1 पे निकालना। ठीक है बेटा? सेम लॉजिक पे कर लोगे। मैं 1 पे सबसे फोर्स लूँगा, बच्चों वाला फोर्स, कि 2 की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ पे। 3 की वजह से कहाँ लगेगा? यहाँ पे। 4 की वजह से कहाँ लगेगा बेटा? यहाँ पे, बीच में ऐसे-ऐसे। तो फिर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क रहा, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा। सर हाँ बेटा बोलो। सर 2f√2 आएगा क्या? हाँ बेटा। देखो मैं निकाल तो दूँगा, बट आप चाहते हो कि मैं करके दूँ? नहीं सर। ये छोटा क्वेश्चन है बेटा, देखो आप में से अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि आपको बेटा इस क्वेश्चन की सीख क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज कि तुम हर एक मास से अलग-अलग फोर्स निकालो और फिर सबका वेक्टर सम ले लो। मेरी बात समझ गए? यहाँ पे भी तुम्हें वही बात रखनी है कि फर्स्ट मास पे 2 से फोर्स निकालो, 3 से फोर्स निकालो, 4 से फोर्स निकालो, फिर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ले लो, यू विल गेट योर आंसर। ओके बेटा, क्या हम आगे बढ़ें? सर सर थोड़ा नोट है। हाँ बेटा, आप नोट करो, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मेरे जैसे ही नोट हुए आप मुझे बताना। सर हो हो गया बेटा? ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बेटा आप लोगों को कभी नोट वोट करने की कोई दिक्कत हो या स्पीड तेज लगे तो आप मुझे बताना, क्योंकि बेटा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जब हर साल रिजल्ट देखते हो तो वो रिजल्ट दिखता है बच्चों का, तो उन सारे बच्चों में एक कॉमन बात होती है कि वो कंटिन्यूटी लास्ट तक मेंटेन करते हैं। आपको पता है आप में से सिंसियर बच्चे कौन होंगे जो अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जम के पढ़ाई करेंगे? लास्ट में सबसे ज्यादा सिंसियर बच्चे निखर के आते हैं। वही बात आखिरी में एंट्रेंस के लिए भी साबित होती है। जो नवंबर दिसंबर के बाद सीरियस होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, वो बच्चे बिल्कुल सही होते हैं, मतलब जो अपना बेस्ट देना शुरू करते हैं। और देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको आता है, देखो मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन फॉर्म में समझाता हूँ। मान लो अगर नहीं समझ आए तो डरना नहीं, मुझसे पूछना। ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 100 है। आप मीटर ले लो, ठीक है? इसका मास m है, इसका मास 9m है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बीच में मैं 1 केजी के मास को कहाँ रखूं? मैं 1 केजी के मास को कहाँ रखूं कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो? इसको हम कहते हैं नल पॉइंट, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। तो अगर मैं इसको नल पॉइंट बोल रहा हूँ, तो आप x निकालो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ x? इस 1 केजी की लोकेशन क्या हो? यानी सिंपली x यहाँ से दूरी है, x की वैल्यू क्या होगी? इस कॉन्सेप्ट का नाम लिखना फोर्स इक्विलिब्रियम और नल पॉइंट। हम 1 केजी की बॉडी को कहाँ रखें कि ये नल पॉइंट पे हो? क्वेश्चन समझ आया बेटा? यस सर।
तो चलो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, आप मुझे बताना कि आप लोग को समझ आया कि नहीं। अगर 1 केजी नल पॉइंट पे है तो उसको लेफ्ट साइड वाला मास जितना फोर्स लगाएगा उतना ही राइट साइड वाला भी लगाएगा। यानी पहले कॉमन सेंस से देखते हैं, लेफ्ट साइड वाले मास से कितना दूरी पे है, x दूरी पे है, तो टोटल डिस्टेंस 100 है, तो ये डिस्टेंस 100 माइनस एक्स आ जाएगा। बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रही है? बताओ, ये पॉइंट समझ आ गया? तो 1 केजी पे मुझे दोनों तरफ से ये जो 9m वाला मास है, फोर्स ड्यू टू 9m एंड फोर्स ड्यू टू m, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तब जाके हमें नल पॉइंट मिलेगा। यानी Gm1, मैं देखता हूं कि नल पॉइंट कितना फोर्स लगाएगा, Gm इंटू 1 केजी। यानी देखो बेटा, 1 केजी और m के बीच में फोर्स क्या होगा, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। यानी हमारे यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा वैल्यू क्या आएगी, जी 9m और 1 केजी में अंतर, फोर्स कितना होगा, 9m इंटू 1 अपॉन 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ तक तुम खुद कॉमन सेंस तक पहुंचो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे आप बेटा जी से m से कैंसिल कर दो और दोनों तरफ रूट ले लो। जब आप दोनों तरफ रूट लोगे बेटा, यहाँ 1/x बचेगा और वहां पे बचेगा 3/100 माइनस एक्स। तो बेटा ये देयरफॉर हमारा x कैसे आप निकाल लोगे, इसके बाद x की वैल्यू बताओ बेटा कितनी आ जाएगी, बताओ, निकाल लोगे? सर 50। ठीक है, x इक्वल टू 50 आएगा सर बेटा। 25। हाँ बेटा 25 सही है, x 50 नहीं आ सकता, x विल बिकम 20। बेटा सिंपल सी बात है, तुम अर्थ पे क्यों हो, क्योंकि तुम अर्थ के पास हो। अगर तुम ऐसे सोचो ना, ये अर्थ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अर्थ है, ये सन है, तो हम अगर जब तक लाइट ऑब्जेक्ट के पास नहीं होंगे तब तक वो हमें प्रोटेक्ट करके या पकड़ के नहीं रख पाएगा। ठीक है, क्या तो मेरी बात समझ आई? सर अभी आप क्या बोले सर? बेटा मैंने आपसे ये बोला, अगर मान लो तुम सन और अर्थ के बीच में हो, तो तुम अर्थ के से चिपके इसीलिए हो क्योंकि तुम अर्थ के पास हो। तो कभी भी तुम किसी लाइट ऑब्जेक्ट के पास होगे तो ही वो तुम्हें अपने पास रख पाएगा। देखो सिर्फ 25 मीटर दूरी पे और यहाँ पे 75 मीटर है। आंसर समझ आया? मतलब यस। अगर कोई छोटी बॉडी भी तुम्हें पकड़ के रखी है तो तुम जरूर उसके पास होगे और किसी बड़ी बॉडी से दूर होगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन बेटे एग्जाम में आते हैं। नीट में फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होता है जहां पे तुम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हो। ठीक है, तो हमने ये दो क्वेश्चन कर लिए, इसी को हम सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं, कि हमने दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला। बेटा यहाँ तक तुम्हें कोई भी डाउट है? आगे बढ़े बेटा फिर। यस सर। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा, देखो फोर्स निकालना और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना एग्जैक्टली लगभग सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ में। तो आप पहले इसको लिखना, फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे गलती करते हैं कि उनके दिमाग में एक इमेज बन जाती है इस कॉन्सेप्ट की कि सर ये जो आपने लिखवाया है Gm1m2/r², वो हमेशा ट्रू होगा। बेटा ये हमेशा ट्रू तब होगा, एक सेकेंड बेटा
मैंने कुछ चेंज किया क्या? हाँ, वो हमेशा ट्रू तब होगा जब तुम, एक सेकंड बेटा मैं लिखने वाला ले लेता हूँ। वो हमेशा ट्रू तब होगा जब दोनों पॉइंट मासेस होंगे, अदरवाइज वो ट्रू नहीं होगा। तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। m1 m2 आर पॉइंट मास। व्हाट इफ दे आर नॉट, इफ दे आर नॉट पॉइंट मासेस, देन आपको पॉइंट मास के हिसाब से निकालना पड़ेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपने हेडिंग डाल ली बेटा? Yes. आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, देखो जरा। एक रॉड रखी है, जिसका मास कैपिटल M है, और ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक है। मतलब इसकी लेंथ सिंपली L दे रखी है, और इसी लाइन पे इससे दूर ये डिस्टेंस 3L ले लो। 3L दूरी पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है स्मॉल m। तो इस कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए, जो कैपिटल M वाली बॉडी है, दिस इज कॉन्टिन्यूस बॉडी, इस कॉन्टिन्यूस बॉडी से इस स्मॉल m पे कितना फोर्स लगेगा? क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? रॉड और पॉइंट मास के बीच का फोर्स आप अपनी भाषा में लिख लो। अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग रही है तो मेक इट सिंपल, द फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट मास। लिख लिया बेटा? Yes. इस क्वेश्चन की हेडिंग अपने हिसाब से लिख देना, फोर्स बिटवीन पॉइंट मास एंड रॉड। तो सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे? इसका वाइटल कॉन्सेप्ट यही है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास टू पॉइंट मास लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। और इसकी फीलिंग समझ जाना, मैं ये नहीं बोल रहा कि धरती और किसी पॉइंट मास के बीच में निकालते हैं, बस फॉर्मूला लगाते वक्त तुम पॉइंट मास टू पॉइंट मास ही यूज करोगे और कुछ नहीं। तो अब इस रॉड का क्या किया जाए? क्यों ना रॉड को हम छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ माने, छोटे छोटे पॉइंट मासेस से बना हुआ। कि मैंने माना कि रॉड छोटे छोटे पॉइंट मास से बना हुआ है, रॉड के अंदर एक छोटा सा डीएम है, और ऐसे ही खूब सारे मासेस हैं, जिसको आगे चल के इस भाषा को हम कहते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल एलिमेंट फॉर्मूला है पॉइंट मास टू पॉइंट मास के लिए। तो रॉड टू रॉड निकालना पाप होगा, या रॉड टू पॉइंट मास निकालना। अब ऐसे मत कर देना कि सर जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 3L डिस्टेंस है तो 3L का स्क्वायर। अब ये हो जाता है पाप। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करना होगा। बेटा रुक जाओ, मैं समझा रहा हूँ। आप ऐसे सोचो कि पहले हम जब फोर्स निकालेंगे तो एक छोटा फोर्स निकालेंगे स्मॉल m पे, और वो किसकी वजह से आएगा? इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से। यानी आपका फोर्स का फॉर्मूला है G dm इंटू m। मान लो यहां से यहां तक की दूरी मैंने x ले ली, तो तुम मुझे बताओ इस dm से स्मॉल m के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ कितनी है? यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की लेंथ 4L है, तो ये x है। बेटा ये तो समझ आ रहा है ना कि ये दूरी बीच में जो बची हुई दूरी है, ये कितनी हो जाएगी? 4L माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ तक तुम लोग साथ हो? बेटा देखो रॉड कितनी बड़ी है, देख पा रहे हो? रॉड L लेंथ की है, 3L डिस्टेंस और है, और अगर मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट को स्टार्टिंग से x दूरी पे माना है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है 4L माइनस एक्स हो जाएगा। तो मेरा डिस्टेंस का स्क्वायर जब मैं करूंगा GM1 M2 करूंगा, तो नीचे जो R स्क्वायर करूंगा, तो मैं 4L माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगा। क्या यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है बेटा? अब ये फॉर्मूला वैलिड है क्योंकि तुमने एक पॉइंट मास और पॉइंट मास के बीच में निकाला, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब तुम्हें क्या करना है, तुमको ऐसे सोचना है कि ऐसे खूब सारे पॉइंट मासेस से जो भी रिजल्ट फोर्स आएगा वो इसी तरफ तो लगेगा, हर डीएफ से फोर्स इसी तरफ लगेगा, तो ये सारा फोर्स ऐड हो सकता है। बेटा इंटीग्रेशन हम तभी कर पाएंगे जब सारे वेक्टर्स एक तरफ होते हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन में ये बात का ध्यान रखना, वी कैन इंटीग्रेट डायरेक्टली ओनली व्हेन ऑल द वेक्टर्स आर सेम डायरेक्शन। और यहाँ पे है हर, बेटा रॉड का हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट स्मॉल m को लेफ्ट साइड ही फोर्स लगाएगा। तो इस केस में मैं रिजल्टेंट फोर्स को निकाल सकता हूं बाय डूइंग इंटीग्रेशन डायरेक्टली। और यहाँ इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी स्मॉल m पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम जोड़ देंगे। तो आप देखो g बाहर आ गया, स्मॉल m बाहर आ गया, अंदर बचा dm अपॉन 4l माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट्स कहां से कहां रखोगे बेटा बताओ, लिमिट्स तुम कहां रखोगे पहले? हम सबसे छोटी वैल्यू लेंगे x की 0। बेटा लिमिट्स हमेशा ऐसे रहते हैं जिससे बॉडी कवर हो जाए, और फिर फाइनल वैल्यू होगी x इक्वल टू l तक, जहां तक रॉड की लेंथ है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब चलो मैं डीएम निकालना सिखाता हूँ। बेटा यूनिटरी मेथड लगाओ, अगर m मास l लेंथ का है तो एक टर्म जिसे लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, दैट इज 1 यूनिट का, जैसे l लेंथ है बेटा, l लेंथ लिखिए, ये 1 यूनिट का आ जाएगा मास बाई l, दोनों तरफ सिंपली l से डिवाइड कर दो। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से अब मुझे, अगर इस लेंथ को मैंने dx बोलूंगा, dx, ये वाली लेंथ जो है लेंथ, वो अगर dx है तो dx का मास आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा dx से, यानी m बाई एल इंटू डी एक्स। एम बाई एल को हम लोग कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी। ये जो टर्म होता है इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे। तो आगे चल के मैं, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहली बार ये सब पढ़ रहे हो, तो अभी तुम लोग ये सब लिखो कि ये लीनियर मास डेंसिटी है, और बाद में मैं डायरेक्टली इसको यूज करूंगा। मैं हर बार ऐसे लिख के नहीं दिखाऊंगा, लीनियर मास डेंसिटी। तो यहां से हमारा मास कितना आ जाएगा बताओ बेटा? बेटा देखो, हमारे dx का मास कितना आ गया, ये तो हमारे dx का मास है बेटा। हमारे डिफरेंशियल एलिमेंट का मास हम कैसे निकालेंगे? अब डीएम का मास पुट कर दो वहां पे। जैसे ही आप डीएम का मास पुट करोगे, बेटा m बाई एल इंटू डी एक्स। अब देख पा रहे हो बेटा, हम लोग अगर वहां पुट कर देंगे तो हमारे डीएम की जगह इतना आ जाएगा। यहाँ तक बेटा आप लोग कोई दिक्कत हो रही है बताओ? तेज तो नहीं लग रहा है ना? अब कैपिटल m बाई एल को भी बाहर कर लो, और अब आपका सिर्फ एक इंटीग्रेशन ही बचा है और कुछ नहीं। डोंट वरी बेटा, मैं ये सब सिखाऊंगा, इंटीग्रेशन भी ऐसे कैसे करते हैं। जी स्मॉल m कैपिटल M, एक l इधर जा चुका है, और लिमिट्स हम बाद में पुट कर लेंगे। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन की यहाँ तक आ जाओ, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको इंटीग्रेशन करना सिखाता हूँ। 4l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट्स हम पुट कर देंगे बेटा, डोंट वरी, 0 to l। यहाँ तक लिख लिया बेटा? यस सर। Yes. अब आप एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे आओ,
और मैं बेटा स्टार्टिंग के दौर में आपको हमेशा बोलूंगा कि तुम पहले, कॉन्फिडेंस बाद में आ जाता है, मैं इसको बाद में ओरली भी करा दूंगा, बट अभी के लिए तुम ऐसा समझो कि पहले हमें इंटीग्रेशन सीखनी है। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम लिमिट्स चेंज करेंगे, मतलब हम 4l माइनस एक्स को z लिखेंगे, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आई? Yes, sir. देखो, अब अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट माइनस डी एक्स बाई डी जेड इक्वल टू 1। क्या आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हो? आराम से बताओ। 4l कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। x को डिफरेंशिएट करोगे तो समझो -1 आ जाएगा। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वहां पे तुम्हें dz बाई dx मिलेगा। तो सिंपली इसको जब तुम लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको यहाँ तक दिखना चाहिए। इफ आई विल डिफरेंशिएट दिस थिंग 4, सर ये कैसे आया? बेटा देखो, पता है मेन बात क्या है, आप लोग की जनरेशन पेन नहीं चलाती है। रीजन क्या है कि जब मैं z इक्वल टू, देखो अगर मैं यही चीज ऐसे लिख दूं y इक्वल टू 3 माइनस एक्स और तुमको बोलूं dy बाई डी एक्स, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। हाँ सर। लेकिन अगर उसी में देखो, मैं सिंपली क्यों बता रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम एंट्रेंस ना निकल पाने के पीछे बच्चों को मेथड होता है या बच्चों का पढ़ने का तरीका होता है जो कहीं ना कहीं एग्जाम फ्रेंडली नहीं होता। आप अगर खुद से पेन ज्यादा चलाओगे तो आपको ये दिखता कि अगर मैं वाई को जेड लिख दूं तो कोई अंतर हो जाएगा बेटा, थ्योरी में अंतर आ जाएगा क्या बेटा? नाम चेंज करने से कुछ चेंज होता है क्या? क्या नाम चेंज करने से कुछ भी चेंज होता है बेटा? मैं 3 की जगह 4l एक कांस्टेंट लिख दूं तो क्या चेंज आ जाएगा? एक्स को मैंने एक्स ही रहने दिया तो क्या चेंज आ गया? अब अगर मैं यहाँ dz बाई डी एक्स लिख दूं, dz बाई डी एक्स में -1 लिख दूं, तो किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो। तो अब बताओ, अगर dz बाई डी एक्स -1 है तो dx बाई dz कितना होगा? वो भी -1 ही रहेगा। देख पा रहे हो? वही लिखा है बेटा, और कुछ नहीं। यस सर। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो क्या मैं इस dx को dz से रिप्लेस कर सकता हूँ? पर dx को पुट करूंगा तो माइनस dz पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे dx की जगह माइनस dz आएगा। यहाँ तक साथ हो? कोई दिक्कत? नो सर। और नीचे जो 4l माइनस एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह मैं z पुट कर दूंगा तो नीचे तो सिंपली जेड स्क्वायर आ गया, है ना? मेरी पूरी बात समझना। जब तुम किसी वेरिएबल चेंज करते हो, हम इंटीग्रेशन में x से वेरिएबल z को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब x को रिप्लेस कर रहे हैं z से, तो तुम्हारी लिमिट्स भी चेंज होती हैं। जो पहले लिमिट्स कहाँ से कहाँ थी बेटा? 0 से लेकर l तक। अब बेटा अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा? यहाँ पे z की जगह बेटा मेरा x यहाँ 0 पुट करूंगा तो z की वैल्यू क्या आएगी? 4l आएगी। देख लो आराम से बेटा, जिस भाषा में वेरिएबल होता है उसी में लिमिट्स भी पुट करते हैं। मैं आपको लिख के समझाता हूँ। हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू थी gm बाई एल, हमारा एक m और था, और यहाँ पे थे हमारा dx अपॉन 4l माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे था x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। यहाँ तक सेम है बेटा? समझ आ रहा है? कोई डाउट? आप लोगों ने यहाँ पे पहुंचे कि dx इक्वल टू माइनस dz,
आप लोग इसकी जगह जेड पुट कर दिए, तो x इक्वल टू 0 की जगह भी पुट करो ना बेटा। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट्स भी तो चेंज हो जाएगी 4l, और ऊपर वाली लिमिट्स को चेंज करोगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा कि सर जब x इक्वल टू l होगा तब हमारा z की वैल्यू 3l हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? 4l माइनस l 3l, कोई डाउट? हमने यहाँ पे इस वाले टर्म में x इक्वल टू l पुट किया है, ठीक है, पुट x इक्वल टू l, और यहाँ वाले में पुट x इक्वल टू 0। कोई डाउट बेटा? देख लो आराम से, नोट कर लो। कर लिया? यस सर। अब जल्दी 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 l यहाँ निकाल लो, और देखो कितना छोटा सा वेरिएबल बन जा रहा है कि यहाँ पे सर हमारा 4l था, यहाँ 3l हुआ, सर हमारा ये माइनस dz हुआ, और ये क्वांटिटी आई सर हमारी z²। अगर अब तुम में कॉमन सेंस है तो क्या तुम इस चीज का इंटीग्रेशन कर सकते हो? इसको भी मैं ऐसे लिख के दूं कि -z² dz, और मैं यहाँ -2 पावर z की पावर -2 ऐसे लिख के दूं, फिर तुम करोगे कि सर x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी तुमको लिखना चाहिए gmm/l z की पावर -2 का इंटीग्रेशन। बेटा इस माइनस को हम एक काम करते हैं, इस माइनस का रोल होता है, अगर कभी भी तुम्हारे सामने इंटीग्रेशन में माइनस साइन आए तो लिमिट्स को चेंज कर देना। मतलब जैसे यहाँ नीचे 4l था तो उसको चेंज करके नीचे 3l कर दो, ऊपर 4l कर दो। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई? इस माइनस साइन का काम हट गया, तुम ऐसा कर सकते हो। इस माइनस साइन को हटाने के लिए लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, ऊपर का नीचे कर दो। अब z की पावर -2 को हम पुट करेंगे, z की पावर -2 को हम पुट करेंगे ऐसे, z की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी नीचे एक और -1 आ जाएगा, -2 + 1 वाला, और ऊपर आ जाएगा -2 + 1 यानी z की पावर -1। यहाँ तक साथ हो बेटा? बेटा मैं सिंपली आपको x की पावर -2 dx को इंटीग्रेट करके -1/x पुट करने को बोल रहा हूँ। क्या ये फॉर्मूला आप लोग को पता है? हाँ या ना? कोई डाउट? बेटा आप लोग बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन की खुद से प्रैक्टिस करो। कोई सिखाएगा तो आप 2 दिन तक देखोगे, अच्छा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट बेसिक ये जो बेटा देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तो इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती कि सर हमारा आंसर आ जाता बेटा, इस माइनस साइन को हटाने के लिए फिर से लिमिट चेंज कर दो। ये जो माइनस साइन फिर से आ गया ना, इसकी लिमिट फिर से चेंज कर दो, 3l ऊपर कर दो, 4l नीचे कर दो, और 1/z लिख दो। z इनवर्स को 1/z लिख दो, 3l ऊपर कर दो, 4l ऐसे कर दो। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया Gmm/l, और नीचे 3l अपर लिमिट। बेटा हमेशा लिमिट्स को यहाँ पुट करते हैं वेरिएबल की जगह, माइनस लोअर लिमिट। तो वी विल गेट ए फॉर्मूला Gmm/l² 1/3 - 1/4 यानी 1/12। इस तरह से आंसर आपको वेट कर रहा होगा ऑप्शन में। ठीक है बेटा, ऐसे मत लिख के चले आना, ये वाला पाप लग जाएगा सर दोनों मासेस के बीच में Gm1m2/r² टाइप, ऐसे मत लिखना बेटा, समझ गए? सर हाँ बेटा। सर थोड़ा प्रीवियस पेज दिखाइए नोट कर। हाँ नोट कर लो बेटा आराम से, जहां भी जो स्टेप भी नहीं समझ आया मुझे समझाना, क्योंकि देखो बेटा मैं इससे डिटेल नहीं बता सकता कि मैंने dx को -dz से किया, 4l - x को मैंने z लिखा, नीचे z² आ गया। मैंने लिमिट्स चेंज करना तक सिखाया कि लिमिट्स कैसे चेंज होती है।
नेक्स्ट पेज। ठीक है बेटा। नोट कर लिया बेटा? बेटा हो गया नोट? एक सेकंड। ठीक है बेटा, आप लोग नोट कर लो। मैं भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और बताता हूँ बेटा। देखो बेटा, देखो मेरी बात समझना। टीचर आपको ना सब कुछ पूरी दुनिया नहीं खत्म कराता है। टीचर आपको बताता है कि बेसिक क्लासिफिकेशन कैसी है। कि जिस दिन तुम फोर्स समझो, उस दिन तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि जितनी पॉइंट्स बीच में लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तुमको ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है कि M1 M2 पॉइंट मासेस होने चाहिए, वरना हमको पूरी बड़ी बड़ी जो कॉन्टिन्यूस बॉडी हैं उनको छोटा छोटा पॉइंट समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारा आंसर मैच करे, यहाँ ये बड़ी बात है कि तुम ये सोच पाओ कि सर इस पॉइंट मास को ये बॉडी फोर्स नहीं लगा रही है, सेट ऑफ पॉइंट मास फोर्स लगा रहा है। हम इंटीग्रेशन इसलिए कर पाए क्योंकि सारे फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही तरफ। क्या ये बात आप समझ गए? एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। यस सर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक रिंग दी हुई है, और बेटा ये रिजल्ट को जिंदगी भर याद रखना, ठीक है? एक रिंग दी गई है, इस रिंग में इस पार्ट को स्क्रीन से बाहर समझना, ये पार्ट स्क्रीन के अंदर समझना। इसका एक्सिस, एक्सिस मतलब जो सेंटर से ऐसे लाइन जाएगी, ये सेंटर ऑफ द रिंग। इस पूरी रिंग का मास m है। यहाँ पे मैं एक और बॉडी रखता हूँ स्मॉल m की। ये इसका सेकंड एग्जांपल है। कॉन्टिन्यूस बॉडी एक कॉन्टिन्यूस रिंग से स्मॉल m पे जो एक्सियल लाइन पे, इस लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन क्योंकि ये एक्सिस ऑफ द रिंग पे होती है। तो एक्सियल लाइन पे हम फोर्स कैसे निकालें? तो चलो इट्स वेरी सिंपल एंड येट आपको ये रिजल्ट याद रखना है। हमने इस डिस्टेंस को x ले लिया और रेडियस ऑफ द रिंग को r ले लिया। लिख लिया? तो हमको स्मॉल m पे फोर्स निकालना है। बेटा रिंग से पॉइंट मास के लिए कोई भी फॉर्मूला कहीं पे गिवन नहीं, लेकिन हमें ये तो दिया है कि अगर हम रिंग को ही सेट ऑफ पॉइंट मास माने, तब तो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर मैं इसको dm मानूं, dm, इस dm से इस मास का दूरी कितना होगा? बेटा क्या आप सबको ये दूरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिख रहा है? बेटा राइट ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आराम से बेटा नोट करो और ठंडे दिमाग से मुझे बताओ, क्या रिंग के किसी भी पॉइंट से मास की एक्चुअल दूरी ये है? रिंग के किसी भी पॉइंट से मास की दूरी x नहीं है बेटा, ये दूरी है। समझ पा रहे हो? डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द रिंग एंड द स्मॉल m मास इज दिस मच, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है एक पॉइंट मास से दूसरे पॉइंट मास पे लगने वाला फोर्स। तो वो आ जाएगा g टी एम इंटू एम बाई
आर स्क्वायर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। तो स्मॉल एम और डीएम में अंतर, डिस्टेंस कितना है, दिस मच, यानी इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ तक तुम लोग साथ में हो? दिस इज द ओनली फॉर्मूला जो सिंपल पॉइंट मास टू पॉइंट मास लग रहा है। अब मुझे इससे समझना है कि रिजल्टेंट फोर्स बाय द रिंग कितना है। यहाँ तक नोट कर लिया बेटा? ये हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट है। बेटा मैं धीरे धीरे ऐसे वर्ड्स यूज करूंगा, आप याद रखना, नहीं समझ आए तो मुझसे पूछना। हमने रिंग को तोड़ दिया है छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट में, छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट, और सबसे दूरी यही आएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा यहाँ तक समझ आया तुम्हें? किसी कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? बेटा जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ आया है? यस सर। अब देखो बेटा, रिंग का सिर्फ एक पॉइंट मास थोड़ी ना है, इतना सारा पॉइंट मास है, तो सब खींचेंगे। तो अगर कोई बच्चा एम को ध्यान से देखेगा तो एक डायमेट्रिकली अपोजिट से भी उसको दिखेगा कि सर एक ये भी डीएफ आएगा, देख पा रहे हो? और ऐसे ही हर सारे डायमेट्रिकली अपोजिट, एक 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 सिंपली सोचो, बर्थडे वाली टोपी या एक हॉलो कोन तो दिखेगा ही दिखेगा। अगर मैं ऐसे हर पॉइंट मास से कनेक्ट कर दूं और हर एक पॉइंट मास का एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो, यानी अगर मुझे कंपोनेंट लेने आते हैं तो डीएफ तो सारे सेम होंगे। अगर मैं किसी भी एक डीएफ को तोड़ूं तो इस तरफ आ जाएगा डीएफ साइन थीटा और इस तरफ आ जाएगा डीएफ कॉस थीटा। मैं सारे ही फोर्सेस का, सारे ही जो छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट के फोर्सेस के डीएफ कॉस थीटा को देखूंगा, सब इसी तरफ आएंगे, लेकिन सारे डीएफ साइन थीटा पेयर में कैंसिल हो जाएंगे। किसी को मेरी बात समझ आई? बेटा दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हमेशा रहेंगे, तो डीएफ साइन थीटा हमेशा कैंसिल हो जाएंगे और डीएफ कॉस थीटा हमेशा एक्सियल लाइन की तरफ, अंदर की तरफ आएंगे। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन थीटा करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, और मैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। यहां तक लिख लो बेटा, लिख लिया? बेटा ये डायग्राम एज इट इज बनाओगे तो समझ आएगा। और ये रिंग वाला क्वेश्चन हर एक चैप्टर में आएगा, ग्रेविटेशन में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा, तो प्लीज इसको पूरा ध्यान से करना। नोट हो गया बेटा? सर ये लास्ट में आपने कैसे क्या लिखा है सर, वो बताएंगे? बेटा देखो, आप ऐसे सोचो, किसी स्मॉल एम पे अगर ये वाला पॉइंट खींच रहा है ऐसे, तो कहीं ना कहीं एक नीचे भी पॉइंट खींच रहा होगा, वेट थोड़ी ना करेगा कि मैं अकेले खींचूंगा तुम मत खींचो, तो ये भी डीएफ फोर्स से खींचेगा। ये बात समझ आई? तो इस डीएफ का और इस डीएफ के कंपोनेंट निकालो। तो जब तुम इसका कंपोनेंट एक्सियल लाइन पे निकालोगे तो डीएफ कॉस, ये भी थीटा है बेटा, तो डीएफ कॉस थीटा इस तरफ आएगा दोनों का, यानी एक्सिस की तरफ फोर्सेस ऐड होंगे, और जब तुम इसका डीएफ साइन थीटा निकालोगा दोनों का, तो वो दोनों कैंसिल होंगे। ऐसे ही तुम किसी भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को देखोगे तो सबका डीएफ कॉस थीटा अलोंग द एक्सिस ऐड होगा और सबका डीएफ साइन थीटा पेयर में लग के कैंसिल हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आई? यस सर। तो डीएफ साइन थीटा सारा कैंसिल होने वाला है, तो उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। रिजल्टेंट मतलब सिंपली इंटीग्रेशन, और डीएफ कॉस थीटा एक लाइन में है तो अब मैं ऐड कर सकता हूं, इसलिए मैं इंटीग्रेशन कर पा रहा हूं। तो अब तुम डीएफ को यहाँ पुट करो। बेटा इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग बताओ मुझे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन रूट ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
बेटा ये बात समझ आई आप लोग को? इसको यस जल्दी सर। नोट करो और यहाँ पुट करो बेटा। जैसे ही तुम फोर्स को पुट करोगे आपको, हाँ ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये चाहिए, तो आप ऐसे पुट करोगे सर, एफ आया हमारा डी एफ कॉस थीटा। डी एफ की वैल्यू तुम लोगों ने लिखी थी जी डी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर सिंपली हमारा आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू थी एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जो भी जो भी चीज वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कैसे पहचानते हैं? जिसमें आगे डी लगा है वो सब कांस्टेंट होता है, तो उन सबको आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, जी को, स्मॉल एम को, एक्स को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे पावर बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आप आई होप आप ये समझ पा रहे हो, ये पावर 1/2 है, रूट है, और ये 1 है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो 3/2 हो जाएगी, और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डीएम बचेगा। यहाँ तक साथ हो? अब तुम, सर 1 मिनट। हाँ आप नोट कर लो बेटा, कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और फीलिंग रखनी पड़ेगी। पता है बेटा सारे क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं इसके और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ तक बेटा आप लोग साथ में हो? बेटा यहाँ तक नोट हो जाए तो आप मुझे बताना। ये हमने कॉस कॉस थीटा लिखा और ये हमारा डीएफ था। देखो कॉमन सेंस से मुझे बताओ, अगर मैं डीएम 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 करके जोड़ूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो टोटल मास ऑफ द रिंग ही तो आ जाएगा। डीएम प्लस डीएम 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 जोड़ोगे तो कितना आएगा? एम आ जाएगा ना। तो हमारा फॉर्मूला कितना बन गया? जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स बाई आर स्क्वायर की पावर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इस फोर्स के फॉर्मूले को आप कमिट टू मेमोरी में रखना। ठीक है बेटा? बेटा हर चैप्टर में तुम कूल बनने की जगह 15-20 फॉर्मूले ऐसे आएंगे जिनको डिराइव करके याद कर लेना। यहाँ तक समझ आया बेटा? बेटा नोट हो गया? एंड वाई टीचर विल टेल यू टू रिमेंबर दिस रिजल्ट? आओ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। यस सर। अच्छा मान लो अगर इसी में मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा,
ओके बेटा। अ, बेटा आपकी तबीयत ठीक है ना आशुतोष बेटा? सर थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा गला बैठा। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा। बट देखो क्यों इसको याद रखना, आप जाओ बेटा, अगर हॉस्पिटल जाना है तो जाओ। देखो क्यों, थैंक यू सर। हाँ वेलकम बेटा। क्यों आपको ये याद रहना चाहिए मैं समझाता हूँ। एग्जामिनेशन में नीट में क्वेश्चन कैसा आएगा जरा देखो। वो आपसे पूछेंगे कि एक रिंग है, रिंग के किस दूरी पे, एट व्हाट डिस्टेंस एक्स, फोर्स ऑन पॉइंट मास m इज मैक्सिमम, f इज मैक्सिमम। और ये क्वेश्चन बार बार वो लोग पूछ सकते हैं। अगर ये रिंग फिक्स्ड है, रिंग की लोकेशन फिक्स्ड है, इसका मास m है, तो x की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फोर्स विल बी मैक्सिमम। आप बताओ किस वैल्यू के लिए आएगी। आपके पास रिजल्ट ये रहा। अगर आप समझदार होंगे तो आपको एक बात याद होगी कि सर जब हमें मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाया गया था तो कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल, बच्चे वैसे ही रिजल्ट याद कर लेते हैं, पर मैं बोलूंगा बेटा हर चीज को समझो। फोर्स और एक्स, अगर कभी भी एक्स को वेरी करा के फोर्स मैक्सिमा होगा, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, अगर किसी पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूं तो df बाई डी एक्स मस्ट बी जीरो, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। तो ऐसी लोकेशन के लिए मेरे पास फोर्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी इस क्वेश्चन का आंसर तब आएगा जब तुम df बाई डी एक्स को जीरो पुट करोगे और इस जीरो पुट करके तुम x की वैल्यू निकालोगे। चलो करें बेटा। पहले क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, कि रिंग से एक्सियल लाइन पे कौन सी दूरी पे, कौन सी दूरी पे हमारा फोर्स मैक्सिमम आएगा। बेटा कॉमन सेंस लगा लो, अगर मैं एक्स को जीरो पुट करता हूँ तो फोर्स जीरो हो जाता है, यानी रिंग के यहाँ पे अगर पहुंच जाओगे स्मॉल एम, और ये कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि सारे लोग बराबर खींचेंगे, और या तो मैं एक्सियल लाइन पे इन्फिनिटी ले जाऊं, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी ले जाऊं, तो ये बात तुम्हें समझ आएगा कि आखिरी में ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तो भी फोर्स जीरो है, और अगर मैं इस फोर्स को ऐसे इन्फिनिटी तक ले जाऊं तो भी फोर्स जीरो हो जाएगा। तो किस पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम आएगा, एट व्हाट डिस्टेंस एक्स, मुझे यही एक्स निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, कैपिटल जी एम एम, तो मैं बस ये देख लेता हूँ, सपोज वाई इक्वल टू मैं ऐसे लिख लेता हूँ तुम्हारे, तुमको बच्चों की तरह समझाने के लिए, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैं इसको अगर वाई मान लो, बाकी तो कांस्टेंट है, तो डी ओ बाई डी एक्स को मैं जीरो पुट कर देता हूँ। बेटा यहाँ तक समझ पा रहे हो, देख लो आराम से, बाकी तो एक नंबर ही है ना। तो अगर मैं इसको डी बाई डी एक्स को जीरो पुट कर दूं, जहां पे वो जीरो आएगा वही लोकेशन ऑफ एक्स हो। आगे बढ़े बेटा। बेटा अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी याद है तो हम लोग कैसे करते थे बेटा, वी स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी। क्या आप लोग को याद है ये वाला फॉर्मूला? यस सर। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन जीरो ही करना है, यानी मैं इस क्वांटिटी को जीरो ही करूंगा, तो मैं वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ क्यों, मैं तो सीधे लिख दूं वी डी यू इक्वल टू यू डी वी। जब तुम्हें डिफरेंशिएशन जीरो करना हो तो डायरेक्टली ऐसे कर लिया, वी डी यू इक्वल टू यू डी वी। मतलब अगर मैं तुमको ऐसे दे रहा हूँ y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट मीन्स ये मेरा u है और नीचे वाले को मैं v कह रहा हूँ। अब बताओ, अगर मुझे आगे चल के डी वाई बाई डी एक्स को, यानी इसके डिफरेंशिएशन को जीरो ही करना है, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली ऐसे बोल दूं। क्या आप मेरी बात समझ पाए बेटा? अगर मुझे इसको जीरो ही करना है तो जीरो इंटू वी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, तो मैं सिंपली वी डी यू इक्वल टू माइनस यू डी वी बराबर बोल रहा हूँ, यानी मैं बोल रहा हूँ वी डी यू इक्वल टू यू डी वी। क्या यहाँ तक तुम लोग साथ में हो? यस सर। अच्छा, तो अब मैं v पुट करता हूँ, v क्या है और मैं समझाता हूँ। v हम लोगों ने किसको लिखा है, दिस थिंग को, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी यू। डी यू मतलब
एक्स का डिफरेंशिएशन, चलो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा। अब यू डीवी, यू कितना है, यू एक्स है तो एक्स लिख दिया, और डीवी यानी इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। तो आप जब किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो तो आप क्या करते हो बेटा, अगर आपको चेन रूल समझ आता है तो सबसे पहले बेटा जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर n को डिफरेंशिएट करोगे तो nx आ जाता है, यानी n की जगह 3/2। बेटा मैं यहाँ ऊपर लिख दूं क्या, मैं ऊपर लिख देता हूँ 3/2 इंटू एक्स की पावर n-1, यानी 3/2 की पावर, बेटा इसको पूरे अपने दिमाग में x सोचो, इसकी पावर 3/2 है, यानी इसकी पावर में से एक कम कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 - 1 यानी 1/2 इंटू चेन रूल लगाओ तो अंदर वाले को जाके डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा 2x आ जाएगा, तो इंटू 2x। क्या यहाँ तक तुम लोग साथ में हो? यानी जब तुम इसको अच्छे से लिखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू, बेटा देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा 3x इंटू एक्स यानी 3x स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 - 1 आपको 1/2 मिलेगा। अगर आप एक 1/2 एक यहाँ के 1/2 से कैंसिल कर दोगे तो यू विल गेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बचेगा इधर, इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल टू r/2 का रूट यानी प्लस माइनस r/2। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ये आपका आंसर आ गया, एट व्हाट लोकेशन, ये दूरी आ गई। बेटा बच्चे इस रिजल्ट को याद रखते हैं, तुम कभी भी किसी भैया दीदी से टहलते हुए मिलोगे ना और पूछोगे कि रिंग के किस पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम होता है, सब चिल्ला देंगे r/√2, तुम भी चिल्ला देना। बेटा नीट का पेपर बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है, अगर आप क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनाओगे, हर चीज आपकी लिखी हुई होगी और आप सारे मॉक दोगे तो अल्टीमेटली यू विल बी रिपीटिंग द पेपर। समझ गए? ये नोट कर लिया बेटा? सर नोट करना। कर लो बेटा, पर प्लीज इस क्वेश्चन का मेथड समझना। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि मैं x को जब वेरी कराता तो फोर्स वेरी होता, तो अगर x के वेरी होने से फोर्स वेरी हो रहा है तो मुझे मैक्सिमा वहां मिलेगा जहां पे मेरा डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस फोर्स के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दिया है और फिर उसको 0 के बराबर पुट कर दिया है। अब तुम प्रैक्टिस कर करके ये सीख जाओगे कि डायरेक्टली ऐसे करना चाहिए, VDU इक्वल टू UDV करना चाहिए, क्योंकि डिवीजन था, मुझे देखो ये एक U था और एक V था, तो आखिरी में मैं डायरेक्टली आज के बाद ऐसे करूंगा, और तुम लोग को भी प्रैक्टिस के साथ ये सीख लेना चाहिए कि बार बार फुल्ली डिफरेंशिएशन से करने से अच्छा एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें दिख जाता कि सिंपली हमने VD इक्वल टू UDV किया है। मेरी बात समझ जाना, यहाँ ऐसे दिखना कि हमने U किसको लिया, हमने V किसको लिया। हाँ, अगर तुमको ये चीज छोटी मोटी नहीं समझ आ रही कि सर V अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 को आपने कैसे लिख दिया, ये तो बेटा डिफरेंशिएट करूंगा dv/dx लिखूंगा, कितना आ जाएगा बताओ, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर एक कम कर दो तो 3/2 में से 1 कम कर दोगे तो 1/2 बचेगा, इनटू चेन रूल लगाओ। बेटा x की पावर n का nx होता है, मतलब x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर पे ऐसे नहीं लगा सकते, तो चेन रूल लगाओ, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो क्योंकि आपने इसको x मान लिया था, तो 2x आएगा। तो ये सब चीजें इतनी बार करो कि तुम्हें चेन रूल समझ आ जाए। और बेटा जब टीचर यहाँ पे वी डी यू इक्वल टू यू डी वी लग रहा है तो तुम पहली बार करते वक्त इसको डी यू बाई डी एक्स लिखना और यहाँ dv/dx लिखना, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आए। अब तुम चाहो तो x इक्वल टू पुट करके मैक्सिमम फोर्स भी निकाल सकते हो। बेटा मैक्सिमम फोर्स निकाल लोगे?
यहाँ तक लिख लिया बेटा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स बेटा? आपको बस इस फॉर्मूले में x इक्वल टू r बाई रूट टू पुट करना है, या x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाई टू पुट करना है, एंड यू विल गेट योर मैक्सिमम फोर्स आंसर। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया बेटा? सर वो लास्ट वाला पेज और एक बार ये वाला पेज बेटा? ठीक है बेटा, आप नोट कर लो। बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर बच्चा नोट्स बनाते वक्त थोड़ा सा हैपेजार्डली लिखेगा ही लिखेगा, एंड इट इज परफेक्टली ऑल राइट। आप बस एक काम किया करो, मेक इट ए हैबिट कि आधे घंटे में फिर से सब कुछ फेयर कर लिया करो, अपने पर्सनल कमेंट। राइटिंग कितनी भी गंदी हो चलेगा, हेडिंग्स होनी चाहिए, आपके पर्सनल कमेंट्स होने चाहिए। तो जो आखिरी में आपको पूरा लेक्चर रिकॉर्डिंग सेट मिलता है उसका वही काम किया करो। एक बार जल्दी जल्दी लूप में देख के सब कुछ करेक्ट कर लिया करो। आगे बढ़े बेटा। ये नोट कर लिया ना बेटा? नेक्स्ट पे मूव करें। हाँ सर। अब ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको बड़ा अच्छे से लिखना। फोर्स ड्यू टू स्फेरिकल शेल। मतलब अगर आपके सामने एक, जैसे बेटा तुम लोगों ने वो टेनिस की बॉल देखी जिससे बच्चे, छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, या प्लास्टिक की भी कोई बॉल देखी जो खाली रहती है, जैसे ऐसे कोई। ये बेटा 3D में देखना है, 2D नहीं है, सर्कल नहीं बना, रिंग नहीं बना रहा हूं मैं, स्फेरिकल शेल बना रहा हूँ, समझ आ रहा है? इसकी वजह से किसी और पॉइंट मास पे क्या फोर्स लगेगा, अगर इसका मास m है तो आप बस इसको ऐसे नोट्स में बस इतना लिखना, और ट्रस्ट में इतना काफी है। इंटरनल किसी भी पॉइंट पे, इंटरनल किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, इंटरनल किसी भी पॉइंट पे, चाहे पॉइंट 1 हो चाहे 2 हो, आप ऐसे लिखना, अगर मैं स्मॉल m को कहीं भी इंटरनली रखूं इनसाइड द स्फीयर, तो फोर्स उस पर रिजल्टेंट 0 लगता है। ये पॉइंट लिखना, इनसाइड द स्फेरिकल शेल द फोर्स विल बी 0, और आउटसाइड अगर मैं रख दूं, सपोज ये स्मॉल m आउटसाइड है, तो सेंटर से ये दूरी पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बेटा ये स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने, अगर ये सेंटर है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा जी एम, कैपिटल एम अगर रिंग स्फेरिकल शेल का मास m है, अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये लिख लो। दो केस बने बेटा, फर्स्ट केस को आपने लिखा इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है? यानी सिंपली अंदर 0 बाहर, ऐसे बिहेव करो कि सेंटर, वो बेटा किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए बात याद रखना, किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए वो ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे वो सेंटर पे रखा पॉइंट मास, तो फोर्स का फॉर्मूला वही रह जाएगा Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ये नोट कर लिया बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो बेटा। आगे बढ़े बेटा। बेटा जल्दी करो, नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बार बार आपके जी मेंस में और नीट में आता है, वो क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। बेटा नोट हो गया यहाँ तक? यस सर।
अगर मैंने आपको बोला कि अर्थ को इमेजिन करो ऐसा, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, अब ठंडे दिमाग से समझना, ये सेंटर है सपोज, यहाँ से मुझे r दूरी पे यहाँ पे एक स्मॉल m रखा है। आप बोलोगे सर अंदर कैसे जाएगा? ठीक है, मान लो अंदर चला गया स्मॉल m, ठीक है। अब सोचो कि बहुत छोटा सा आपने एक वो होल टाइप का या एक जो होता है ना कुछ वो बना दिया है, जैसे केव टाइप की आपने खोद दिया है, कोई सिलिंड्रिकल पाथ बना दिया है, स्मॉल m यहाँ पड़ा है, बाकी सब जगह मास है, डोंट वरी। अर्थ का मास हमें m दिया है, अर्थ का रेडियस हमें r दिया है, तो इस स्मॉल m पे इस समय अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? फोर्स इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ये कितना होगा? आओ सोचते हैं। कैसे करोगे क्वेश्चन, मैं तुमको समझाता हूँ। बेटा आपने प्याज को देखा है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर, ऐसा होता है ना बेटा प्याज के लिए? प्याज, अनियन अनियन बेटा, अरे उसी जिसको काटते हैं आंसू आते हैं, तो कभी तो किचन गए होगे। यस सर। हाँ चलो, तो अगर मैं समझूं कि पूरा सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ सॉलिड स्फीयर में दो टाइप के शेल्स होंगे। बेटा ऐसे ही शेल्स खूब सारे बनाते जाऊं तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली देखो ऐसे एक और शेल बनेगा, ऐसे खूब सारे शेल बनेंगे, लेकिन ये सारे शेल आपके ऐसे हैं, इसके अंदर हैं, पर एक शेल ऐसा भी बनेगा जो इस मास के बाहर वाले में होगा। बेटा मेरी ड्राइंग गंदी है, तो आप अच्छे से पेशेंस से बनाना। आप ये देख पा रहे हो कि एक शेल ऐसा है, बेटा अर्थ खूब सारे शेल से बनी है, ऐसे सोचो अर्थ कैसे बनी है, एक पॉइंट मास, उसके ऊपर एक शेल, फिर एक और शेल, फिर ऐसे शेल शेल इकट्ठा होकर अर्थ पूरा बन गया है। इमेजिन कर पा रहे हो इतना बेटा? कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करो। कॉन्सेप्ट कनेक्शन क्या है? मैं अंदर हूं शेल के तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगाऊंगा? 0। मैं बाहर हूं तो कितना लगाऊंगा? जैसे कि मैं एक पॉइंट मास हूं। ये बात समझ आ गए? तुम्हारे सामने जब अर्थ के अंदर तुम जा रहे हो तो दो टाइप की शेल मिलेगी। तुम अपनी लोकेशन को पहचानो, तुम यहाँ पे हो, स्मॉल एम हो तुम, तो एक शेल तुम्हारे रेडियस के अंदर है और एक शेल बाहर है। इसको देखो, इस रेड वाले को देखो और इन किसी भी येलो वाले को देखो। तो तुम बताओ, तुम येलो शेल के बाहर हो या अंदर हो? बाहर। सर बाहर। बाहर। तो बाहर से तो फोर्स का फॉर्मूला आता है ना, देखो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल फोर्स का फॉर्मूला आता है। इनसाइड आता है क्या? नहीं ना। तुम रेड वाले के लिए कहाँ हो? इनसाइड। तुम येलो वाले के लिए कहाँ हो? आउट। बाहर। तो फोर्स कौन लगाएगा, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला। बात समझ पाए? यानी कुल मिला के जो तुम्हें इतना मैं शेड कर रहा हूं, ये वाले शेल ही तुम पे फोर्स लगा पाएंगे। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? ये जो बाहर वाले शेल्स हैं जो ऐसे ऐसे बनेंगे, इनके लिए तुम एक इंटरनल पॉइंट हो जो फोर्स नहीं लगा सकते। यहाँ तक समझ आया बेटा? सर वो बाहर वाले क्यों नहीं लगा सकते? बेटा यहाँ बताया तो, अगर ये शेल बाहर है, मैं अंदर हूँ, तो ये मुझे फोर्स नहीं लगा सकते। हाँ, इसको समझाना है तो बोलो मैं और अच्छे से समझा दूं। यहाँ मैंने इसे थ्योरी लिखवाया है। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? नहीं सर, सब फोर्स तो लगाएंगे ना। बेटे रिजल्टेंट फोर्स 0 होना और फोर्स लगाने दोनों में अंतर होता है। चलो मैं तुमको एक डायग्राम से समझाता हूँ। चलो मान लो ये एक शेल है, ठीक है बेटा, तुम उस शेल के अंदर हो, तुम यहाँ कहीं हो। अब इस शेल को कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास समझो। तो तुम बोलोगे सर ये पॉइंट मास मुझे खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये वाले भी खींच रहे हैं, सही बात है ना बेटा? सब खींचेंगे ना तुम्हें? यस सर। अब ये जो पास वाले हैं इनकी संख्या कम है, पर दूर वालों की संख्या ज्यादा है ना।
देखो कितने सारे बनेंगे, पॉइंट मासेस है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, ये पास है तो इनकी डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है, यानी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पर नंबर कम है। लेकिन ये दूर हैं तुमसे, तो इनका फोर्स तो छोटा है बट नंबर हाई है। मेरी बात समझ पाए? तो दोनों मिला के ये वाली चीज और ये वाली चीज एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, रिजल्टेंट 0। क्या ये लाइन समझ आई? यस सर। तो इसी लॉजिक पे जो तुम्हारे, ये मैंने तुम्हें सिमेट्री थ्योरी से समझाने की कोशिश की है। अब वही चीज मैंने तुम्हें यहाँ फैक्ट की तरह बताया था कि फोर्स तो लगेगा, तुम स्फेरिकल शेल के किसी भी पॉइंट में अंदर में रहो, फोर्स हमेशा लगेगा, पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। समझ गए? यस सर। अब तुम ठंडे दिमाग से ये सोचो कि अभी तक तुमको सिर्फ ये बताया मैंने कि अगर एक शेल मैंने ड्रॉ कर दी, मतलब एक सॉलिड स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया, तुम अगर यहाँ पे खड़े हो आर दूरी पे, तो मैं एक इमेजरी ऐसे बाउंड्री बनाता हूँ। अब हर शेल जो अंदर है वो तुम पे फोर्स लगा पा रहा है, और हर शेल जो बाहर है तुम्हारी लोकेशन के, ये तुम हो बेटा यहाँ पे, हर शेल जो तुम्हारी बाहर वाली लोकेशन है, इससे मिलने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है, और इससे मिलेगा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स तुम निकाल सकते हो नॉट इक्वल टू 0। वही फोर्स अंदर की तरफ आएगा। तो यानी मैं तुमसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ खड़े हो तो तुमको सिर्फ इतना अर्थ खींच पाएगा, बाहर वाला अर्थ तुम्हें खींच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो रिजल्टेंट फोर्स 0 बनाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ आ गई? यस सर। तो क्यों ना मैं तुमको सिंपली बोल दूं कि इतने, जब तुम सेंटर से आर दूरी पे रहोगे तो सिर्फ ये वाला शेडेड वाला पोर्शन तुम्हें इफेक्टिवली खींच पाएगा। तो क्यों ना मैं इसी से फोर्स निकाल दूं। अच्छा ये बताओ, अगर अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम 4/3 πr³ क्या यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? ये बात समझ आई? लेट्स से कि जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला, जहां तक तुम हो, इस पोर्शन का मास एम डैश है, एम डैश, जो इफेक्टिवली तुम्हें खींच पाएगा, बाहर वाले तो खींच नहीं पाएंगे, ये वाला मास खींच पाएगा। तो एम डैश डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो इसका वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई। इसका दूरी क्या है बेटा? स्मॉल आर है ना, रेडियस देखो इसका कितना है, स्मॉल आर है, r³ यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत है? डेंसिटी तो कांस्टेंट ही है ना। अगर तुम इन दोनों को कंपेयर कर दोगे तो क्या तुम्हारा एम डैश मास कितना आ जाएगा? m/r³ इंटू स्मॉल r³। यहाँ तक तुम साथ हो मेरे? जो मास तुम्हें खींचेगा ना, जो तुम्हारे अंदर होगा, मतलब तुम अर्थ में जहां तक पहुंचे हो ना बेटा, उसके अंदर होगा वो मास, ये वाला। तो इतना आ जाएगा फोर्स, मतलब इतना आ जाएगा मास। अब फोर्स निकाल लें, नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? इसका एंड रिजल्ट बच्चे याद रखते हैं और वो डायरेक्टली एग्जाम में आता है। पहले इसको यहाँ तक समझ लो। अगर तुम्हें विजुअलाइजेशन साथ दे रही है तो अब तक तुम्हें सिर्फ इतना बताया गया है कि सर, अगर अर्थ नामक एक जगह पे तुम सेंटर से आर दूरी पे खड़े हो, स्मॉल m बन के, तो तुमको सिर्फ ये मास खींच पाएगा। क्या यहाँ तक तुम लोग को समझ आ गया? अर्थ का रेडियस भले ही r हो, अर्थ का मास भले ही m हो, हमारे इफेक्टिव मास का मास तुमने जब निकाला, जो कि सेंटर से r दूरी पे है, तो इसका m डैश आया था हमारा m/r³ इंटू r। क्या यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नो सर। तो चलो मैं इस फोर्स को ऐसे बताता हूँ कि फोर्स आ जाएगा स्मॉल m, फोर्स विल बी g, जो मास मुझे खींच पा रहा है वो m डैश है, यानी g m डैश इंटू मेरा मास कितना है? स्मॉल m बाई r³। यहाँ तक तुम ऐसे लिखो और m डैश को यहाँ पुट कर दो, पुट m डैश हियर, और मुझे आंसर बताओ। अब जैसे ही पुट करोगे बेटा, आप उर्ली करना सीखो, आप देखोगे कि आपकी फोर्स की वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है, F इक्वल टू जी m बाई, देख पा रहे हो बेटा?
अच्छा बेटा यहाँ आर क्यूब था, सॉरी देखो मैंने यहाँ डिराइव कराया था ना, यहाँ आर क्यूब था, यहाँ आर क्यूब था, वो टाइपो एरर या लिखने में मैंने यहाँ तक पहुंच गए बेटा, देख पा रहे हो, और यहाँ जी आर स्क्वायर लिखना था, मैंने आर क्यूब लिख दिया, सॉरी, यहाँ तक समझ पा रहे हो? बेटा तुम सोचो ये अर्थ का जो मास मुझे खींचेगा एम डैश, और इस स्मॉल एम में फोर्स के लिए मैं सिर्फ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, समझ गए? और जैसे ही तुम ये फॉर्मूला पुट कर दोगे बेटा, यू विल गेट कि सर मेरा फोर्स की वैल्यू आ रही है आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। किसी भी लोकेशन इनसाइड द अर्थ ये टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, स्मॉल आर। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा हमारा फोर्स बढ़ता जाएगा, सेंटर पे आर जीरो होता है, स्मॉल आर, तो हमारा फोर्स जीरो होगा। यानी कोई बच्चा अगर यहाँ पे है तो उस पर नेट फोर्स जीरो है, बेटा याद रखना नेट फोर्स जीरो है। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, जब स्मॉल आर बढ़ के रेडियस के बराबर हो जाएगा। ये नोट कर लिया बेटा, नोट करो बेटा। आखिरी में व्हाट वे यू शुड रिमेम्बर, आपको कुछ ऐसे याद रखना होता है। देखो आखिरी में तुम ऐसे याद रखना कि सर अगर ये अर्थ है एम, रेडियस आर, तो किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे मेरे पे फोर्स लगता है, बेटा बेटा पूरा अच्छे से समझना। अगर सर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पे जो ये फोर्स एफ लग रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड है जी टोटल मास ऑफ द अर्थ बाई आर क्यूब इंटू आर। अगर मैं कहीं बाहर पे हूँ, बाहर, तब तो बेटा किसी भी सॉलिड स्फीयर से तुम बाहर रहो ना, तो इसको सॉलिड स्फीयर को पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना। अगर ये दूरी भी आर दी है, स्मॉल आर, तो मैं बोलूंगा जी एम मास ऑफ द अर्थ बाई आर स्क्वायर। ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। क्या बेटा तुम्हें ये बात याद हो गई? ऑब्जर्व करो, इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड where r is the distance from the center, outside it is inversely proportional to r square। नोट कर लो बेटा इतना। सरफेस पे बेटा हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी बेटा, क्योंकि सेंटर पे जीरो है, सरफेस पे बढ़ता जा रहा है बेटा, जब तक सरफेस पे पहुंचोगे उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ पाए? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. अब एक डायग्राम नोट कर लो, इसके बाद तुम्हारा काम खत्म। सॉलिड स्फीयर, मैं जानबूझ के ग्राफ बनवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे बल्ब चले। सपोज ये लाइन है, मैंने जानबूझ के अर्थ को रख दिया ऐसे, यहाँ तक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, सरफेस पे फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट होती है, हम ऐसे लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, उसके बाद ये वैल्यू घटती है। ये क्या है, सरफेस से बाहर, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या सिंपली फोर्स आ जाएगा जी एम अर्थ का मास अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर हमें यही फोर्स की वैल्यू मिल गई है। और इस फोर्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है बेटा? बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो तुम? Yes, sir. तुमको ये बात याद रखनी है कि जैसे जैसे तुम, जैसे रुको मैं ये डायग्राम थोड़ा सा इस येलो वाले को मैं मिटा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। अरे यार एक सेकंड, अंडू करते हैं, देखो हाँ अब सही है। बस याद रखना ये रेडियस है, रेडियस इक्वल टू आर, यहाँ पे हमें हाईएस्ट वैल्यू मिलती है और वो सिंपली इतनी होती है जी एम एम बाई, ये फोर्स वर्सेस आर ग्राफ है, एज इट इज क्वेश्चन आता है बेटा। ये एफ मैक्स है, हाईएस्ट फोर्स एट द सरफेस, सरफेस पे फोर्स हाईएस्ट होता है, सेंटर पे जीरो होता है, ये आर इक्वल टू जीरो है। और सिमिलरली कोई चीज अर्थ से बहुत दूर चली जाएगी तो बाद में भी फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, बहुत दूरी पे, इंफिनिटी पे, आर इक्वल टू इंफिनिटी पे। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा?
यस सर। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ याद रखना है, डायरेक्टली आएगा बेटा, आपको आइडेंटिफाई करने को देगा। इसको या तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देंगे, या तो बोल देंगे कि फोर्स कैसा बनता है ऑन स्मॉल मास m अगर उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से वेरी करा के इन्फिनिटी तक ले जाए। ये ग्राफ याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन गिरता हुआ। ठीक है बेटा, मैं आज का लेक्चर क्लोज करता हूँ। बाय बेटा। थैंक यू सर।